नाउ प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स एंड 2 मशीन। इस तरह का क्वेश्चन करीब करीब हर एग्जाम में आ ही जाता है कि इसका एल्गोरिदम या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताइए और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहले कि क्या है ये प्रॉब्लम विद n जॉब एंड 2 मशीन, और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेंगे। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखो, लेट देयर बी n जॉब, each is to be processed through 2 machines M1 and M2 in the order M1 M2। मतलब n जॉब है और 2 मशीन M1 M2, पहले M1 पे जाएगा फिर M2 पे जाएगा। That is, each job will go to machine M1 first and then to M2, or in other words passing is not allowed। passing is not allowed मतलब ऐसा नहीं है कि पहले M2 पे चला जाए फिर M1 पे, नहीं, पहले M1 पे जाएगा फिर M2 पे जाएगा। सभी जॉब को सबसे पहले M1 पे जाना है। Let Mij I is equal to 1 to so on and j is equal to 1 to be the time required for processing the ith job on the jth machine। मशीन 2 है इसलिए j is equal to 1 2 हो गया, और जॉब है n, that is why I is equal to 1 to so on n। Since passing is not allowed, it is obvious that all n jobs are to be processed on machine M1 without any idle time for it। यानी कि फर्स्ट जॉब M1 पे गया, फर्स्ट जॉब कंप्लीट, फिर तुरंत सेकंड जॉब आ गया, फिर वो खत्म होने के बाद तुरंत थर्ड जॉब आ गया, तो कोई आइडल टाइम मशीन M1 पे नहीं। ऑन द अदर हैंड मशीन M2 इज सब्जेक्ट टू इट्स रिमेनिंग आइडल एट वेरियस स्टेजेस। मशीन M2 तुम्हारा खाली रहेगा। सपोज फर्स्ट जॉब तुम्हारा पूरा हो गया 30 मिनट में ये मशीन M1 पे, और फिर वो जाएगा तुम्हारा M2 पे, लेकिन M2 पे उसको 10 ही मिनट लग रहा है। लेकिन M2 पे फिर सेकंड जॉब आएगा कब, जब फर्स्ट जॉब M1 पे कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स M2 हो जाएगा आइडल। Let xi2 be the time for which machine M2 remains idle after finishing I minus 1th job and before starting processing the ith job। j is I is equal to 1 to so on n। Clearly, the total elapsed time t is given by t is equal to summation I equal to 1 to n mi2 प्लस समेशन I is equal to 1 to n xi2। ये टोटल टाइम आ गया। ये टाइम हो गया तुम्हारा xi2 का टोटल हो गया फॉर विच मशीन M2 रिमेन्स आइडल, और ये mi2 हो गया I is equal to 1 to so on n, यानी कि 2 पर कितना टाइम लगा मशीन को, तो इससे टोटल टाइम निकल जाएगा हमारा। Where some of the xi2s may be zero, जो xi2 है कुछ इसमें जीरो भी हो सकता है कि मशीन M1 पे जॉब है, वहां खत्म होते ही तुरंत मशीन M2 पे चला गया, तो ये कुछ जीरो भी हो सकता है। द प्रॉब्लम नाउ इज टू मिनिमाइज टी। इस टी को हमको मिनिमाइज करना है, यही हमारा प्रॉब्लम है। However, since summation mi2 is the total time for which machine M2 has to work and is thus fixed, ये वाला तुम्हारा फिक्स है। इट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब ये फिक्स है तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आता है, तो हमको इसी को मिनिमाइज करना है। Thus the problem reduces to that of minimizing summation xi2, summation xi2, a very convenient procedure for obtaining a sequence of performing jobs to minimize summation xi2 is well illustrated by the following Gantt chart। देखो ये चार्ट से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारा टाइम टेकन इन आवर्स है, दिस इज योर M1 और M2। तो M1 M2 इधर हो गया, दिस इज योर यूटिलाइज टाइम। ये जो विदाउट ब्रेक लाइन खींचा है, दिस इज योर यूटिलाइज टाइम, और जो विथ ब्रेकेज लाइन है ये आइडल टाइम हो गया M2 पर, मतलब कितने समय के लिए M2 खाली है, विदाउट यूज है। जैसे देखो फर्स्ट जॉब गया M11 तक रहा यहाँ पर, और उसके बाद ये आ गया यहाँ से M12 पर आ गया, तो इतना हिस्सा M1 जो मशीन M2 है वो खाली रहा। दिस इज आइडल टाइम फॉर M2। तो ये हो गया X12 आइडल। फिर ये खत्म होने के बाद इतना देर और मशीन M2 खाली रहा, तब तक ये जॉब 2 आ गया मशीन M1 पे M21 टाइम लगा। फिर ये कंप्लीट होने के बाद इधर आया,
तो M22, तो सेकंड आइडल टाइम हो गया M2 के लिए, मशीन 2 के लिए X22। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेगा इसी तरह से 10। From the chart, it is apparent that X12 is equal to M11। देखो X12 idle time M11 के बराबर है। X22 this time X22, this is equal to M11 plus M21, M11 plus M21 ये टोटल टाइम, माइनस X12 ये निकाल दिया, माइनस M12 इतना निकाल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इतना हमें चाहिए, तो इन टोटल में से इसको हमें निकाल देना है। देखो ऐसे ही है, लोग देर देर में ज्वाइन करते हैं। और तो ये हो गया हमारा, इफ M11 प्लस M21 इज ग्रेटर देन X12 प्लस M12, अगर इधर का टाइम इससे ज्यादा है, अदरवाइज जीरो हो जाएगा, आइडल टाइम जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो आइडल टाइम हो गया। द एक्सप्रेशन फॉर X22 में बी रीरिटन एज, तो X22 is equal to maximum of M11 plus M21 minus X12 minus M12 and 0। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम X22 ले लेंगे। Thus X12 plus X22 इन दोनों को ऐड कर दें। This will be equal to maximum of M11 plus M21 minus M12, because X12 कैंसिल हो जाएगा इस वाले से। देखो फिर आया, X12 will be cancelled and M11, since X12 is equal to M11. So similarly, X32 will be maximum M11 plus M21 plus M31 minus M12 minus M22 minus X12 minus X22 and 0. This gives, अब इन दोनों को ऐड कर देना, X11 plus X12 plus X22 plus X32 is equal to maximum summation I is equal to 1 to 3 Mi1 minus summation I is equal to 1 to 2 Mi2 and summation I is equal to 1 to 2 Xi. So this is again equal to summation maximum of summation I equal to 1 to Mi1 minus summation I is equal to 1 to 2 Mi2 and summation I is equal to 1 to 2 Mi1 minus Mi2 M12 and M11. In general, summation I is equal to 1 to n Xi2 is equal to maximum summation I equal to 1 to n Mi1 minus summation I is equal to 1 to n minus 1 Mi2, comma summation I is equal to 1 to n minus 1 Mi1 minus summation I is equal to 1 to n minus 2 Mi2 and so on M11, इनका जो मैक्सिमम होगा। This is equal to maximum 1 less than or equal to u less than or equal to n summation I equal to 1 to u Mi1 minus summation I is equal to 1 to u minus 1 Mi2। तो इसका जनरलाइज कर दिया और शॉर्ट में इतना लिखा। Now if we denote summation I is equal to 1 to n Xi2 by DNS से denote करें, then the problem becomes that of finding the sequence S star for processing the jobs 1 to so on n, so as to have the inequality DNS star less than or equal to DNS naught for any sequence S naught other than S star। तो हमें इस तरह का चाहिए इनइक्वालिटी S स्टार, जिससे कि दिस DNS स्टार इज लेस देन और इक्वल टू DNS हो जाए फॉर एनी सम अदर सीक्वेंस। तो इसके बाद है, in other words, one has to determine an optimal sequence S so as to minimize DNS. This can be achieved iteratively. Iteratively में बार बार हम करेंगे by successively interchanging the consecutive jobs. Each such interchange of jobs gives a value of DNS smaller than or equal to its value before the change. तो ये हो गया हमारा उसके बारे में क्या बेसिक है एन जॉब्स विथ टू मशीन्स के बारे में। और इसके बाद एक आ जाता है ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व। देखो, द इटरेटिव प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस for n jobs and two machines M1 and M2 in the order M1 and M2 can be summarized as follows. The
स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, एग्जामिन द MIs एंड MI1 एंड MI2, दोनों मशीन पे चेक करना है कि टाइम को क्या क्या लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और I is equal to 1 to so on एंड सेलेक्ट द मिनिमम ऑफ दी, यानी उनमें से जो सबसे मिनिमम होगा उसको हमें सेलेक्ट कर लेना, दैट इज मिनिमम ऑफ MI1 MI। लेट दिस मिनिमम ऑकर फॉर सम I इक्वल टू K, दोनों मशीन पे जहां मिनिमम टाइम लग रहा है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड सपोज दिस इज फॉर I इक्वल टू K। स्टेप 2, इफ द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज फॉर द मशीन M1, अगर मशीन M1 के लिए स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेस दैट जॉब फर्स्ट, तो उस जॉब को हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करेंगे एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस, और उसको सीक्वेंस के सबसे शुरू में ले लेंगे। इफ इट इज फॉर द मशीन M2, अगर स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम M2 के लिए है, देन प्रोसेस दैट जॉब इन द लास्ट, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे एंड प्लेस इट एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। ये बहुत क्लियर हो जाएगा, इसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल, उससे इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब स्टेप 3, व्हेन देयर इज ए टाई, मान लो दोनों पे टाइम बराबर हो जाता है, इन सेलेक्टिंग द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, देन देयर मे बी 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन है फॉर I इक्वल टू K एंड J इज इक्वल टू R। 3 सिचुएशन क्या क्या है? फर्स्ट, if there are equal minimal entries, one for each machine, M1 M2 दोनों के लिए इक्वल है, मिनिमल है, then place the job in the machine M1 first, मशीन M1 पे पहले ले जाइए उस जॉब को, and the one in the machine M2 last in the job। तो जो दो जॉब के लिए इक्वल टाइम है, तो मशीन M1 पे पहले ले जाइए उसको, और मशीन M2 पे लास्ट में ले जाना। सेकंड, if the equal and minimum values occur only for the machine values M1, केवल M1 के लिए है, select the job with the largest processing time in M2 for placing in the job sequence first, तो जिस जॉब को M2 पे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको हम लोग सीक्वेंस में फर्स्ट में रख देंगे। और थर्ड है, if the equal minimum values occurs only for machine M2, select the job with the largest processing time in M1 to be placed in the job sequence last, अगर जो मिनिमम वैल्यू है केवल मशीन M2 के लिए है, तो जिस जॉब को ज्यादा टाइम लग रहा है M1 पे, उसको हम लोग जॉब सीक्वेंस में लास्ट में लेते हैं। द नेक्स्ट टू लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन M1 डिटरमिन द पेनल्टी में। ठीक इसी के लिए इसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल है। अब स्टेप 4 में क्या है, क्रॉस ऑफ द जॉब्स ऑलरेडी असाइंड, अब पहले ही से जो जॉब हमारा हो चुका है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। If all the jobs have been assigned, go to the next step, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइए। अदरवाइज रिपीट स्टेप्स 1 2 3, अगर सारे जॉब्स असाइन नहीं है तो रिपीट करिए स्टेप्स 1 2 और 3 को। देन स्टेप 5 क्या है, कैलकुलेट द टाइम एट विच ईच जॉब इन द सीक्वेंस विल बी प्रोसेस्ड ऑन मशीन M1, M1 पे कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम को कैलकुलेट करना है। दिस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, time at which the ith job in a sequence finishes on machine M1 it is equal to time when the I minus 1th job in a sequence finishes on machine M1 plus the time of processing the ith job on machine M1, I is equal to 1 to so on, and the time for start of first job on machine M1 is 0। तो फर्स्ट जॉब मशीन M1 पे स्टार्टिंग टाइम 0 लेते हैं। Step 6, calculate the time at which each job in the sequence will start and finish on machine M2 as follows। ये टाइम निकालना था मशीन M1 पे, ये टाइम है मशीन M2 पे। फर्स्ट, टाइम when the first job in a sequence starts on machine M2, this is equal to time when the first job in a sequence finishes on machine M1। मशीन M1 पे फर्स्ट जॉब खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, मशीन M2 के लिए हो जाएगा स्टार्टिंग टाइम हो गया। Time the ith job in a sequence finishes on M2, माने M2 पे ith job का खत्म होने का टाइम, this is equal to time when the ith job in a sequence starts on machine M2, start होता है machine M2 पे, plus the processing time of ith job on machine M2, machine M2 पे शुरू हो और plus machine M2 पे खत्म होने का टाइम।
and third time at which the I plus 1th job in a sequence finishes on machine M2. तो I plus 1th job जब खत्म हो रहा है machine M2 पे, this is equal to maximum time when the I plus 1th job in a sequence finishes on machine M1 from a time when the ith job in a sequence finishes on machine M2. तो इस तरह से तुम्हारा टाइम हम लोग निकाल लेंगे मशीन M1 और M2 पे। इसके बाद स्टेप 7 है कैलकुलेट द टोटल elapsed time to process all jobs through machines। फिर टोटल टाइम निकालना है, that is time when the nth job in a sequence finishes on machine M2, यानी कि nth job M2 पे जब खत्म हो जा रहा है तो वो टाइम। Now compute the idle time for machines M1 and machine M2 as follows। M1 और M2 के लिए idle time for machine M1 is equal to time when the nth job in a sequence finishes on machine M2 minus the time when the nth job in a sequence finishes on machine M1। यानी मशीन M2 पे nth जॉब खत्म हो गया और माइनस द टाइम जब nth जॉब M1 पे खत्म हो रहा है, तो इनका डिफरेंस। आइडल टाइम फॉर मशीन M2 के लिए क्या होगा, टाइम एट, ये हम लोग देख लिए हैं, टाइम एट विच द फर्स्ट जॉब इन ए सीक्वेंस फिनिशेस ऑन मशीन M1 पे टाइम खत्म हो गया, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n टाइम व्हेन द ith जॉब इन ए सीक्वेंस स्टार्ट्स ऑन मशीन M2 पे स्टार्ट होता है, minus time when the I minus 1th job in a sequence finishes on machine M। तो बहुत क्लियर हो जाएगा केवल एक एग्जांपल से। The procedure outlined above for the processing of n jobs on two machines gives us the minimum total elapsed time। तो दिस इज, ये हो गया तुम्हारा एल्गोरिदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व n jobs with two machines। एक एग्जांपल इसका हम लोग खाली प्रॉब्लम देख लें, इसका सॉल्यूशन देखेंगे अगली क्लास में। In a factory there are 6 jobs to perform। देखो 6 जॉब है, J1, J2, J3, J4, J5 and J6। jobs are denoted by capital J। जॉब मतलब समझ लें कि कोई काम है, 6 तरह का काम है और 2 मशीनें, मशीन A एंड मशीन B। Each of which should go through to machines A and B in the order A, B। पहले मशीन A पर जाएगा फिर मशीन B पर जाएगा। The processing timings in hours for the jobs are given here। ये 1 घंटा, जॉब J1 को मशीन A पर 1 घंटा लगता है, जॉब J1 requires 5 hours to process on machine B। इसी तरह से जॉब J3 को मशीन A पर 3 घंटा लग रहा है और मशीन B पर 6 घंटा लग रहा है। जॉब J3 को मशीन A पर 8 घंटा, मशीन B पर 3 घंटा। जॉब J4 requires 5 hours on machine A and 2 hours on machine B। J5 requires 6 hours on machine A and 2 hours on machine B। J6 requires 3 hours on machine A and 10 hours on machine B। You are required to determine the sequence, हमको वो sequence निकालना है for performing the jobs that would minimize the total elapsed time। total elapsed time T को minimize करने के लिए हमें वो sequence निकालना है। मीन्स इन 6 जॉब में से which जॉब, कौन सा जॉब पहले होगा, कौन उसके बाद होगा और कौन लास्ट में होगा, इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। तो सच ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जिससे कि मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, उसके बाद हमें टी का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तुम लोग इसको पूरा देख लो, नोट कर लो और कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो।